अभी तक हमने पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। इसके लिए हमें पता है कि टेम्परेचर के लिए हमारा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या था, दैट इज आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। जहाँ पे हमारा आर टी क्या था, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, एंड आर नोट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एल्फा। और जब हायर टर्म्स में जब हम बात करते हैं बीटा, ये हमारे क्या थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टी हमारा क्या था, टेम्परेचर। और हमें पता है कि फॉर मेटल के लिए हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। अब हमें पता है कि वैल्यू ऑफ आर यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलेशन में कहीं आई और वी तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, इसलिए वैल्यू ऑफ आर नहीं डिपेंड कर रही है आई एंड वी पर। तब जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो क्या हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा, कैसे होगा, देखो अब हमें पता है कि रो इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ होता है। टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से पार्टिकल्स की अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होने से हमारा क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम जो था चार्ज पार्टिकल्स का वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टाउ जब डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी या रो जो है हमारी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर रो और टेम्परेचर क्या हो गए, फिर डायरेक्टली रिलेशन में आ गए। तो रो इज इक्वल्स टू हमारे पास ये रिलेशन सेट हुआ, फिर रो टी इज इक्वल टू यानी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू रो नॉट रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इंटू में 1 प्लस अल्फा टी, एंड वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ओमिक कंडक्टर चाहिए, हमारे अपने नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। जब हमारे टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का रिलेशन आया तो इस पर्टिकुलर रिलेशन के बेस पे हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन किया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कंडक्टर की तो हम यहाँ देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज, एक टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा रो यानी कि रो और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या आता है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन आता है। पर हम क्या देखते हैं कि एक अब हमने यहाँ 273 डिग्री सेल्सियस को हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान ली, इसलिए जहाँ पे जो हमारी रेजिस्टिविटी होगी वो रो नोट होगी। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट के बाद देखिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे नाइक्रोम के अगर हम इसी तरह सेम एक ग्राफ हम देखते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में, हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये ग्राफ हमारे किसके लिए है, नाइक्रोम के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए हमने पीछे पढ़ा था रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो जब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है तो ग्राफ भी हमारा क्या जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जाएगा, बोथ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे लिखा भी है व्हेन द टेम्परेचर टी ऑफ द मेटल कंडक्टर इज रेज्ड देन द आयंस और द एटम ऑफ द आयंस ऑफ द एटम वाइब्रेट। यानी कि हम क्या करते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आयन क्या करेंगे, आयन या एटम जो हमारे वाइब्रेट करेंगे विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, तेज़ी से मूव करेंगे। सो द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारा आपस में कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाउ हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है कि क्या वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में एल अपोन में ए। तो जैसे जैसे टाउ डिक्रीज हुआ एल आर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यानी से कि हमारे क्या होगी, आपस में इन्वर्स रिलेशन में होगी। अब हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास 1 मार्क्स में या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम डेफिनेशन को हम इसकी पढ़ेंगे। अब हमें रिलेशन हमारे पास ये था आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी बी टी स्क्वायर। तो आर टी हमें पता है रेजिस्टेंस एट आफ्टर टेम्परेचर टाइम टी, और आर नोट क्या है, टेम्परेचर एट टाइम 0, और या फिर टेम्परेचर एट टाइम 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और जब हम नेगलेक्ट कर देंगे हायर टर्म्स को तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ से हम देखिए इसको हम फर्दर जब हम ड्राइव करते हैं तो हम क्या देखेंगे, आर टी बाय में आर नोट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, आर टी बाय में आर नोट -1 इज इक्वल्स टू एल्फा टी।
ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम ले जाएंगे आर माइनस के आर नोट पाई में आर नोट इज इक्वल्स टू अल्फा टी, टाइम टी नीचे चला जाएगा, ये आर नोट टी, आर टी माइनस के आर नोट इज इक्वल्स टू अल्फा। ये हमारे पास अल्फा की क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। तो हम ये तो न्यूमेरिकली थी, थ्योरेटिकल हम क्या बोलेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेम्परेचर। आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड रेज इन टेम्परेचर। ठीक है। अब जब हम मेटल की बात करते हैं ना, मेटल के लिए हमारा अल्फा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। थैंक यू।